तो बेसिकली चैप्टर 3 जो है वो आपका चैप्टर 2 ख़त्म कहाँ पर होता है? हाँ, 1950 से 1990 जो वो कंक्लूजन पे हमने ख़त्म करा था। तो बस वो ख़त्म होते ही एक तरह से ये चैप्टर शुरू हो जाता है। मतलब चैप्टर का नाम तो वैसे पता ही है हमको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 है ना। तो इसमें मेन स्टोरी ये है कि जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें हम अगर देखें या हम अपने उन हालातों की बात करें जो 1950 से लेकर 1990 में थे, उसमें पहला पॉइंट तो ये कि ज़्यादातर जो डोमिनेंट रोल था वो किसका था? पब्लिक सेक्टर का था, है ना। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कर रखी थी वो पब्लिक सेक्टर ने ही कर रखी थी, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कम कर रखी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मतलब काम हुआ या चीज़ हुई वो ये हुई कि जो ये 40 साल थे इसमें पब्लिक सेक्टर जो है इनका डोमिनेंस तो था, लेकिन इसी वजह से जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी या डेवलपमेंट होना चाहिए था वो पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया, मतलब ख़राब हो गया, रुक गया या स्लो हो गया। उसका रीज़न यही था क्योंकि पब्लिक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इनएफिशिएंट था। तो खैर चैप्टर की शुरुआत बेसिकली कहाँ से होती है? सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला क्वेश्चन भी यही बनता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आखिर रीज़न क्या थे, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म आना ज़रूरी था। तो पहला है इसका रीज़न ये कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे, है ना, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, हमें बाहर से सामान बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ रहा था, एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा थे नहीं। तो अब कल तो आपने पढ़ ही लिया BOP, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आउटफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होने लगा और हमारा इनफ्लो इतना था नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो काफ़ी कम हो गए। हाँ, काफ़ी कम हो गए। दूसरा रीज़न था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर या पब्लिक कंपनियां जो थी वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए वो लॉसेस में चल रही थी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी हो गया था। तीसरा रीज़न डेट्स का बर्डन। अब हमारे ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स या इतनी ज़्यादा मतलब कह लो डेट का बर्डन बढ़ चुका था कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नया रास्ता निकालना था उससे उबरने का। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को पार पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो करने पड़ते थे, चाहिए थे मतलब। और चौथा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने एक कहानी में भी पढ़ा था चैप्टर 2 में कि प्राइजेस जो है 1990 तक पहुंच के इतने ज़्यादा ऊपर हो चुके थे, जो हमने फेलियर के पॉइंट में पढ़ा था ना प्लानिंग का। हाँ, तो प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे एसेंशियल गुड्स के कि पूरी इकनॉमी में इन्फ्लेशन मतलब आ चुका था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था। तो अब इन 4 कारणों की वजह से मेनली हमें कोई ना कोई रिफॉर्म्स तो अब लाने ही थे। तो बस हम पहुंच गए कहाँ? वर्ल्ड बैंक और IMF के पास, और हमने उनसे ले लिए कितने रुपए? $7 बिलियन। तो $7 बिलियन का अगर आप किसी से लोन लोगे तो ऑब्वियसली फिर तो आप उनकी सारी शर्तें मानोगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मानोगे। तो बस वही बेसिकली हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी मान ली और हमने इंडिया आकर बोल दिया कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं। तो बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो और कुछ नहीं, वही 3 बेसिकली पिलर्स हैं, LPG जो हम पढ़ेंगे। बाकी एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ये पॉलिसीज़ हैं, ये जो मेजर्स हैं, ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं। एक को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ये होते हैं छोटी अवधि के, और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये होते हैं लंबी अवधि के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझाते हुए भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और वो गिर गया, उसको चोट लग गई, तो एक होता है इमीडिएट रिलीफ यानी कि शॉर्ट टर्म, यानी कि स्टेबलाइजेशन मेजर, हम उस बच्चे को दवाई लगाएंगे, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करनी है, लॉन्ग टर्म मेजर, तो हम उस बच्चे को कहेंगे कि तुम अच्छा खाओ और अपना सेहत का ध्यान रखो ताकि तुम्हें चोट ना लगे, तुम हेल्दी चीज़ें खाओ। तो वो हो गया एक लॉन्ग टर्म मेजर। तो इसी तरह जो हमारी इकोनॉमी थी जिसमें इतनी दिक्कतें थी, तो शॉर्ट टर्म मेजर्स ये थे कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना था, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए उसको ठीक करना था, ये तो इमीडिएटली हमें करना था। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स की अगर हम बात करें तो वो ये था कि हमें इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना था, हम अपनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें, ऐसा देश बनना था। ये हमारे मतलब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होने चाहिए थे। तो अब बेसिकली चैप्टर जो है यहाँ से शुरू होता है
कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 मेन पिलर्स हैं LPG, तो उसमें जो पहला पिलर है वो है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे मतलब कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिबरलाइजेशन में 5 अलग अलग सेक्टर्स या 5 अलग अलग सब रिफॉर्म्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी बेसिक मीनिंग ये होता है लिबरलाइजेशन का कि जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ छूट दे देते हैं, रियायत कर देते हैं, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो इसमें क्या क्या 5 पिलर्स हैं, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म, ये सब लिबरलाइजेशन के अंदर ही आते हैं। तो जैसे पहले हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अगर देखें, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें बेसिकली RBI ने क्या करा, जो हमारे फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि FII, उनकी लिमिट को यानी कि उनके निवेश करने के लिमिट को बढ़ाकर कर दिया 51%। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अब इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता था। दूसरी चीज़, सरकार ने नई नई ब्रांचेस जो हैं वो खोलना शुरू करा बैंकों की, ताकि अब धीरे धीरे बैंकों के पास भी पावर आए, बैंक्स भी डिसीजन ले सकें। तो दूसरा कदम सरकार ने ये उठाया, यानी कि इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी टू बैंक। तो बैंक अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल पाया। सॉरी। तीसरा बहुत ही बढ़िया पॉइंट, RBI के रोल को रेगुलेटर से बदलकर फैसिलिटेटर बना दिया गया। तो पहले RBI रेगुलेट करता था, मतलब थोड़ा रोकता था, लेकिन फिर अब मदद करने लगा कमर्शियल बैंकों की। और चौथा ये कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनका जन्म हुआ भारत में, जैसे कि आज आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ICICI, HDFC बैंक। तो ये एक तरह से हमारे 4 मेन पॉइंट्स थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें 2 ही बातें हैं मेनली, और दोनों आपने कल पढ़ी थी मैक्रो के अंदर। मतलब पहला तो हमारी सरकार ने रुपये को डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू किसे कहते हैं, हमने वैसे कल पढ़ा था कि मान लो पहले $1 100 रुपये का है, तो अब सरकार ने उसको मतलब $1 को मान लो, हाँ मतलब 200 ऐसे लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकली, मतलब बढ़ गया डॉलर का रेट। तो जब गवर्नमेंट इस चीज़ को डेलिबरेटली करती है तो उसको बोल देते हैं डीवैल्यूएशन। अब हमने इसका फ़ायदा भी पढ़ा था कि जब डीवैल्यूएशन होती है करेंसी की तो उसके 2 प्रभाव पड़ते हैं। हमने लिखा था एक्सपोर्ट बढ़ते हैं इससे और इम्पोर्ट कम हो जाते हैं। और कल ही हमने पढ़ा था कि ऐसा होने का मतलब है कि इसका BOP पर क्या पड़ता है, एक फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। तो यही हमारे मतलब सरकार की चाल थी। तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी करने की वजह से देखो लिखा भी आगे कि हमने अपने BOP क्राइसिस को ओवरकम कर लिया, हमारा BOP फेवरेबल होना शुरू हो गया। और दूसरा ये कि हमारी सरकार ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटाकर क्या कर दिया, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है फ्लेक्सिबल वाला, वो अपना लिया। वो भी आपने कल पढ़ा था कि इसमें हम कैसे निकालते हैं रेट, डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस से। तो बेसिकली ये दोनों हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हो गए। अच्छा, फिर तीसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब ये कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या क्या लिबरलाइजेशन हुआ, क्या क्या छूट जो सरकार ने दी। तो हाँ, ड्रिप तो कोड हो गया। तो 4 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला तो डी रिजर्वेशन अंडर SSI। तो डी रिजर्वेशन का मतलब है कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि SSI के लिए रिजर्व कर दिए थे प्रोडक्ट्स, उन्हें हटा दिया। दूसरा, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा रोल था, लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली उसको भी हमने हटा के कम कर दिया रोल पब्लिक सेक्टर का, 17 से घटाकर सिर्फ 3 इंडस्ट्रियों तक ले आए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिशन। अब पहले इंडस्ट्रियों को एक्सपैंड करने के लिए या डाइवर्सिफाई करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो लाइसेंसिंग की सिस्टम भी क्या कर दी, हटा दी। और चौथा, प्राइस रेगुलेशन। इसका मतलब वही कि सरकार ने बहुत सी चीज़ों में खुद अपने प्राइस को हटा, मतलब खुद अपने रोल को कम करके या हटाकर प्राइजेस को किसके थ्रू छोड़ दिया, मार्केट फोर्सेस की डिमांड और सप्लाई से वो अपने आप निकल सके। तो बेसिकली ये 4 हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर है टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स में भी हमारी वैसे 3 बातें। अच्छा, 2 तरह के टैक्स है, ये तो कल हमने पढ़ ही लिया तो इस पर चर्चा नहीं करते। हाँ, टैक्स रिफॉर्म में सरकार ने 3 काम क्या करे। एक तो प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया।
पहले क्या होता था, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, लेकिन फिर रिफॉर्म्स आने के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत ईजी कर दिया। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि उनको हम मर्ज कर सकें और उनको हम एक बना सकें, तो जिसका लेटेस्ट परिणाम आप देख ही रहे हो, जीएसटी। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बन गया। और सरकार ने एक काम और करा, रिडक्शन इन टैक्सेस। पहले जो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स रेट्स हुआ करते थे, रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने उन टैक्स रेट्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। हाँ, तो ये बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स थे। और पांचवा इसमें है लिबरलाइजेशन में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स का मतलब है कि व्यापार या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सरकार ने देखो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए। तो 4 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो सरकार ने जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, वो हटा दी, है ना। टैरिफ, जो कोटा वाला सिस्टम था, वो हटा दिया। तो अब कोई भी इंपोर्ट या कोई भी एक्सपोर्ट पर करने पर आपके ऊपर कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगाती थी सरकार, उस इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी सरकार ने, लेकिन यहाँ पर वो सरकार ने हटा दी। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के टाइम पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कि अगर आप कुछ चीज़ मंगवा रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस लाइसेंसिंग सिस्टम को भी सरकार ने ईजी कर दिया कि अब ये आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे ऑब्वियसली, कुछ गोला बारूद मंगवाओगे तो लेना पड़ेगा लाइसेंस, लेकिन आम तौर पे चीज़ों की लाइसेंसिंग हटा दी थी। और एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल, इसका मतलब है कि अगर आप कोई गुड्स बाहर बेच रहे हो तो उस पर तो सरकार ने टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था, उसको हटा ही दिया था ताकि आप आराम से अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेच सको। तो बेसिकली मतलब लिबरलाइजेशन के अपने अंदर ये 5 मेन रिफॉर्म्स होते हैं, सब रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आ गया। तो ऑनलाइन वाले चीज़ों को लिबरलाइजेशन के 5 रिफॉर्म्स याद आ गए। चलो ठीक है। दूसरा सबसे इजी है, सबसे छोटा है, इसका नाम था प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल ये कि जो भी ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर वालों की या मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर वालों का, वो किसको ट्रांसफ़र कर दें, हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दें। सिंपल। तो बेसिकली या तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब कि जो इक्विटी है उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट ओनर्स को बेचना शुरू कर दिया, और या फिर सरकार ने सीधा सीधा जो कंपनियों की ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी, ट्रांसफ़र कर दी। तो मतलब किसी भी रूप में कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली पावर प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। अब इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने पावर्स दी। तो आप कहोगे क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनका परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव करना था तो हमें प्राइवेट मैनेजमेंट चाहिए था। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को पावर्स देने से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो विदेशी व्यक्ति होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो उन्हें लगेगा कि अच्छे से काम कर रही है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, है ना। तो इसीलिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा। तीसरा रीज़न, अब मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं, पावर्स होनी चाहिए, तो सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर वालों को पावर्स दी ताकि वो अच्छे मैनेजरियल डिसीजंस ले सकें। तो इसीलिए एफिशिएंटली काम करने के लिए ज़रूरी था कि जो पावर है, पावर को ऑटोनॉमी बोलते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को दी जाए ताकि वो डिसीजंस ले सकें। और चौथा रीज़न ये भी था प्राइवेटाइजेशन के पीछे, थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव हो जाए और मॉडर्नाइजेशन भी मतलब और अच्छा हो जाए, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो थोड़ा सा बेहतर फाइनेंस देखते हैं और बेहतर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोटिव्स थे प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे। बाकी तीसरा पिलर है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब तो ये होता है कि जो दुनिया है उसमें कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो, यानी कि आप खुल के कहीं से भी कुछ भी व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। तो बेसिक मतलब तो बन गया रिमूवल ऑफ बैरियर्स
ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इससे ऑब्वियसली बहुत फ़ायदे होंगे, जब खुल के व्यापार होगा, ग्लोबली होगा, और आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की बहुत बेहतर हो जाएंगी, और मतलब दुनिया जो है वो एक तरह से बॉर्डरलेस हो जाएगी, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी सामान बेच सकता है फ्रीली। तो ग्लोबलाइजेशन का हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा हमारे लिए आउटकम निकला वो क्या निकला? आउटसोर्सिंग। बाकी आउटसोर्सिंग का वैसे मतलब ये होता है कि एक देश अपना कुछ काम दूसरे देश को सौंप देता है। तो इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत मिला। कैसे मिला? क्योंकि इंडिया जो है खासकर आईटी सेक्टर के अंदर आउटसोर्सिंग के लिए एक हब बन गया, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडिया को अपना काम देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आपने इंडिया में कॉन्सेप्ट सुना बीपीओ, केपीओ, है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये इंडिया जो है बेसिकली उसको आउटसोर्सिंग का कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। फिर इसी में एक टॉपिक है WTO को लेकर। तो इसमें बेसिक बस आपको बात पता होनी चाहिए कि WTO जो है वो GATT को एक तरह से मतलब रिप्लेस करके बना। GATT जो था वो एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट था ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसमें बहुत से देशों ने साइन करा था कि भाई हाँ, हम आपस में जो है ट्रेड करेंगे, कोई एक दूसरे को रोकेगा नहीं ट्रेड के लिए। लेकिन अब उसके बाद 1995 में WTO जो है वो इसका एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसके बहुत सारे मतलब मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर्स हैं। और WTO के ऑब्जेक्टिव्स मेनली तो यही हैं कि भाई जैसे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है तो उसमें किसी भी तरह का मतलब टैक्स वैक्स ना लगाया जाए और वो इजीली हो जाए। हाँ, दूसरा ये कि भाई सभी कंट्रियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड करने की, ऐसा ना हो कि एक कंट्री तो कर रहा है दूसरे को रोक दें हम, ये भी ना हो। तीसरा ये कि भाई जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, दुनिया के रिसोर्सेज, उनका सही उपयोग होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, ये भी देखो WTO मतलब ध्यान रखता है। बाकी कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे देश पर कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, इस बात का भी थोड़ा सा WTO ध्यान रखता है कि भाई ट्रेडिंग जो है देशों के बीच में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो ये आए LPG, इसमें एक पॉइंट बनता है कि क्या ये मतलब वाकई में हमारे लिए अच्छे थे, फेवर में थे? तो इसके भी पॉइंट्स हैं, हाँ फेवर में थे। तो उसमें हम 6 बातें मतलब लिख सकते हैं बेसिक वाले। जैसे हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि इन्फ्लेशन था, तो हम कहेंगे वो कम हो गया। एक प्रॉब्लम थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम थी, तो हम कहेंगे वो बढ़ गई। एक प्रॉब्लम थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो बहुत कम थे, तो हम कहेंगे वो बढ़ गए। एक प्रॉब्लम थी कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। बाकी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो भी तेज़ हो गई, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो कम थे वो भी बढ़ गए। तो मतलब जो समस्याएं हमने शुरू में डिस्कस करी वो सारी सही हो गई, तो हम कहेंगे कि ये रिफॉर्म्स हमारे लिए फेवर में थे। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ये सही नहीं थे। तो इनके क्रिटिसिज्म क्या थे? मेनली तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये क्रिटिसिज्म हुआ कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें इंडस्ट्री को और सर्विस सेक्टर को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई, सपोर्ट प्राइस हटा दिया गया, और कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दिए गए। लेकिन मतलब इससे नुकसान क्या हुआ कि इंडियन फार्मर्स का कंपटीशन देखो बढ़ गया इंटरनेशनल फार्मर्स के साथ, क्योंकि अब बाहर से भी सामान आएगा, बाहर से भी क्रॉप्स आएंगी, तो ये देखो बहुत तकलीफ़ की बात है। अब किसानों को कौन मदद करता था? सरकार का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर वाले का बढ़ गया। अब किसी प्राइवेट सेक्टर वाले को बोलो कि भाई तू यहाँ फैक्ट्री मत लगा, जा किसान की मदद कर दे, तो वो नहीं करेगा ना, उसको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो सब्सिडी तो सरकार देती थी, प्राइवेट वाला तो देगा नहीं, तो मतलब ये भी दिक्कत हो गई। तीसरा, अब सरकार की पॉलिसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की वजह से वापस से वही ब्रिटिशर्स वाली कहानी हो गई कि हम कैश क्रॉप्स पर ज़्यादा आने लगे फार्मर्स। तो धीरे धीरे मतलब ये हुआ कि हमारे अपने ही क्रॉप्स की कमी रहने लगी, तो प्राइजेस फिर बढ़ गए। फिर सरकार ने सब्सिडी जो है वो भी हटा ली। तो पहले किसानों को सब्सिडी मिलती थी, फिर सरकार ने जब सब्सिडी हटा दी रिफॉर्म्स आने के बाद, तो जो किसान पहले फर्टिलाइज़र्स वगैरह ख़रीद लेता था आसानी से, वो भी उसके लिए महंगा हो गया।
तो मतलब रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर पर मतलब बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़े, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसमें 3-4 पॉइंट लिख सकते हो कि रिफॉर्म्स आने की वजह से एग्रीकल्चर में बुरे प्रभाव पड़े। दूसरा क्रिटिसिज्म ये कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गया थोड़ा सा। अब वो क्यों स्लो हो गया? क्योंकि रिफॉर्म्स आने की वजह से फॉरेन गुड्स इंडिया में सस्ते मिलने लगे, तो फिर इससे हमारी अपने गुड्स को दिक्कत हुई, हमारी अपनी इंडस्ट्रियों को दिक्कत हुई। दूसरा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी जितना विदेशों में थी, तो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट थोड़ा दिक्कत में रहा। तीसरा, ये बहुत बड़ी चालाकी थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी मोनोपोली भी करते थे। वैसे तो देखो WTO आ गया नाम के लिए, WTO कहता है कि भाई कोई भी टैरिफ टूरिफ नहीं लगाएगा, कोई भी ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। लेकिन अब जो बड़ा कंट्री है USA है, तो USA तो ताकतवर कंट्री है, तो वो फिर भी क्या करता था, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देता है। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब हो गया एक तरह से कोटा। तो USA कहेगा कि अगर हम इंडिया से कुछ सामान खरीदना है तो हम इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, वो कोटा लगा देगा, तो हम ज़्यादा सामान भी नहीं बेच पा रहे USA में। तो मतलब इस तरह से भी ड्रॉबैक हो सकते हुए। अच्छा, तीसरा क्रिटिसिज्म क्या हुआ रिफॉर्म्स का? एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। बहुत ही परफेक्ट मतलब एग्जाम्पल है जिसमें आप एक पॉइंट पढ़ते हो जॉबलेस ग्रोथ का। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये कि रिफॉर्म्स के बाद हाँ GDP तो बढ़ रहा था वैसे तो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट बनना शुरू हो गया हमारी इकोनॉमी में 90s के बाद, रिफॉर्म्स के बाद, कि GDP तो बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। मतलब देश तो तरक्की कर रहा है कहने के लिए, लेकिन हमारे पास लोगों के पास उतनी नौकरियां नहीं थी। तो ये भी मतलब एक क्रिटिसिज्म बन गया। बाकी कुछ लोगों ने हमारी फिस्कल पॉलिसी को लेकर, मतलब जो सरकार ने जैसे टैक्स कम करा था, उसमें भी क्रिटिसाइज़ करा कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने टैक्स की चोरी करना शुरू कर दिया, और टैक्स को कम करने की वजह से सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी कम हो गया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म बन गया कि सरकार ने जो टैक्स कम करा वो सही नहीं करा। अच्छा, बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म करा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, जो आज भी मतलब होता है कि सरकार ने जो अपने PSUs को बेचा वो सस्ते दामों पे बेच दिया, सरकार ने PSUs कंपनियों को अंडर वैल्यू कर दिया, कहते हैं ना कि घपला कर दिया मंत्रियों ने, करप्शन कर दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को भी मतलब क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। तो ये मतलब इन टोटलिटी आपके क्रिटिसिज्म हो गए जो आपसे पूछ सकता है किसके, रिफॉर्म्स के। तो मतलब रिफॉर्म्स में आपसे दोनों बातें पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। या तो क्रिटिसिज्म पूछ लेगा तो 5 क्रिटिसिज्म है, कोई भी अच्छे से लिख सकते हो, या वो सक्सेस पूछ लेगा तो 5-6 पॉइंट सक्सेस के भी हैं, वो लिख सकते हो। तो मतलब हमें दोनों बात पता होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स के फ़ायदे भी हुए और रिफॉर्म्स का क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो याद आ गई सारी कहानी? ओके, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गई सारी कहानी? ठीक है ऋषभ भाई, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो तो काफ़ी है। बाकी लर्न, ऋषभ पूछ रहा है कि सर इतना लर्न कौन करेगा? तो पूरा एग्जैक्ट नहीं रटना, कीवर्ड्स की पॉइंट समझ लो, बाकी आप पॉइंट्स मेन वाले ही रटो, अंदर की कहानी आप लिख सकते हो। ठीक है। संस्कार भाई पूछ रहे हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग वैसे आप दोबारा भी सुन सकते हो, नहीं तो आउटसोर्सिंग का बस सिंपल मतलब ये होता है, डायग्राम पे दिखा देता हूँ, कि एक कंट्री जो है वो अपना कुछ काम किसी दूसरे कंट्री को दे देता है, तो उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउट का मतलब बाहर, सोर्स मतलब देना एक तरह से। तो मतलब कुछ काम जो है वो बाहर किसी दूसरे कंट्री को मिल जाता है, दैट इज आउटसोर्सिंग। नहीं, जैसे BPO का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या कॉल सेंटर सुनाओ नाम कभी? तो भाई जैसे मान लो ये USA में कोई वो है कंपनी, अब वो वहाँ पे टीवी बेचती है। अब उन्हें पता है कि भाई हम जिन जिन लोगों को टीवी बेचेंगे, तो वो भाई ग्राहक फ़ोन करता है कि भाई आपके टीवी में ये कमी है, ये कमी है।
तो अब गाली खाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, गाली खाने का काम हम इंडिया में दे देते हैं 4 लोगों को। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर 4 लोगों को कहा कि भाई आप लोग 4 लोग हमारे कॉल सेंटर की तरह, मतलब आप हमारे कस्टमर केयर के 4 लोग बन जाओ। तो अब कोई भी यूएसए में टीवी खरीद रहा है और वो कस्टमर अगर फ़ोन करेगा तो वो फ़ोन कौन उठाएगा? इंडिया का वो 4 आदमी उठाएंगे बस। तो ये यूएस की कंपनी ने क्या करा, आउटसोर्सिंग कर दी। मतलब उसने अपना गाली खाने का जो काम था वो किसको दे दिया, मतलब किसी और को दे दिया। तो ये आउटसोर्स कर दिया। तो मतलब बेसिकली कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। मैंने थोड़ा इसलिए फ़नी दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि अपना काम जो है वो किसी और को दे दो। अच्छा, बाकी इसमें ना 2 टॉपिक्स आप मैंने इसमें दे रखे हैं, वो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। वो है जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन का, है ना। तो वैसे तो ये इवेंट बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें पढ़ लेना कि जीएसटी मतलब क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन जो था वो क्या था क्या नहीं था, है ना। बेसिक तो आपको पता ही है, थोड़ा सा उसके फ़ायदे वगैरह।